भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित इस वीटी स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर विनय जैन, कर्नल वेटरन्स श्री राम मोहन जी, कैप्टन राघवेंद्र एसएस, कैप्टन विवेक शिंदे, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, कर्नल पीके कपूर जी और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी हमारे भारतीय सेना के जवान, निवृत्त सैनिक, उपस्थित बोरिवली और आसपास के परिसर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम हमारे भारतीय सेना के आज के हमारे सैनिक, हमारे निवृत्त सैनिक सभी का आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम की कल्पना आज हमारे मन में ऐसी स्थिति नहीं थी। करीबन 10-15 साल पहले जब मैं अलग अलग कामों के लिए पूरे भारत में जाता था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिलते थे और लोग ये कहते थे कि मेरे घर के, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा मामा, मेरा बेटा ये सैनिक है। और सैनिक होते होते ऐसे भी कुछ व्यक्तियां मिली जिन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहीद हुआ। और ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं हमारी वीर माता अनुराधा गोरे ताई को मिला। और अनुराधा ताई की जब बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हम सब काम करते हैं, राजनीति में है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और उन्होंने जो बातें बताई कि सियाचिन के उस पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में जाने के पश्चात चट्टान खिसकने के बाद उनके बेटे की मृत्यु हुई, जो सेना का जवान था, सेना का मेजर था। तो मैंने फिर खोजना शुरू किया, जिसको हम रिसर्च कहते हैं, और करते 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 पता लगा कि भारतीय सेना के जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं। फिर जिसकी बात हमने की कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर 7 सिस्टर की बात आई, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर नागालैंड, सिक्किम की जब बात आई, और जब मैंने उन प्रदेशों का दौरा शुरू किया। राजनीति में काम करते समय एक बात होती है कि आपको जाने के लिए बहुत आसान होता है, और जब मैंने ये परिस्थितियों को देखते हुए इन जगहों का दौरा शुरू किया, मनोज जी ने बहुत सही कहा, हम सबको याद होगा जब हमने षणमुखानंद में वो कार्यक्रम जब किया था, जो बारिश थी, और वो कार्यक्रम था कारगिल की याद में 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस जो हम मनाते हैं। और उस दौरान मेरी और हमारे तभी की पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी की बात लगातार होती थी कि जब मैं अरुणाचल का दौरा करके आया, पिनोंग पोस्ट पे जाके आया, और मैं, कर्नल राजे, हम जब वहां पर से आ रहे थे तो हम तो विशेष रूप से वहां पर गए थे, जो हमारे शहीद हंगप्पन दादा थे उनके हम घर गए थे। और शायद ये बातें मैंने रानडे साहब को भी बताई थी आने के बाद। और जब मैं उनके घर गया, करीबन 3-3.5 हजार ऊंचाई पे, जहां पर हंगप्पन दादा का घर था, वो घर तो घर था ही नहीं, वो तो बिल्कुल बांबू का एक छोटा सा ऐसा चौराहा था, और उस चौराहे को घर मानते थे। और वहां से अगर नीचे देखा तो पहाड़ से पता लगता था कि खाई है नीचे। और ऐसे जगह पे रहने वाले हमारे शहीद हंगप्पन दादा की कहानी को मैंने सुना था। और ये जो पुस्तक मैंने आपको भेंट दिया है, इंडियाज मोस्ट फियरलेस, इसमें वो कहानी है। और वो कहानी पढ़ने के बाद जब मैं उन पहाड़ों पे गया, उनकी वीर पत्नी को जब मिला, उनके छोटे 2 बच्चों को जब मिला, तो जहां पर हंगप्पन दादा का फोटो लगा था, बिल्कुल छोटा सा घर, मैंने उसका वर्णन भी किया नहीं जा सकता है। तो देश के लिए शहीद होने के बाद उनको क्या मिला? तो रात थी, हम गए थे तब कब करीबन अरुणाचल प्रदेश में रात हुई थी, समय तो था 4-4:30 बजे का। और जहां पर हंगप्पन दादा का फोटो लगाया था, वहां पर उसके पीछे लगा था उसका लड़का था, तभी वो
चौथी कक्षा में पढ़ता था, ये बात है 2019 की। और वो रोंगन करके उसका नाम था, तो रोंगन को मैंने पूछा इंग्लिश में कि व्हाट यू रिमेंबर अबाउट योर फादर। तो ही सेड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट माय फादर, बट व्हाट माय फादर हैड रिटन फॉर द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया विच हैज बीन रिटन ऑन द वॉल। तो वॉल पे क्या लिखा था? तो वॉल पे लिखा था, माय फादर हैज गिवन हिज टुडे फॉर द इंडियाज यंगर जनरेशंस टुमारो। मीन्स हमारे भारत के आज के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मेरा आज मैं निछावर कर रहा हूं। और उसके लिए मैंने सब देखा कि ये परिस्थितियों में से जब हमारे सेना के जवान चलते हैं, निवृत्त होते हैं, निवृत्त होने के पश्चात यानी मणिपुर में हमारे कर्नल सिलोतो है, और कर्नल सिलोतो को जब मैं मिला तब उन्होंने कहा कि मणिपुर से लेके म्यांमार की बॉर्डर जो है वो करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। शायद इन सभी ने, आप तो गए होंगे, सब कपूर साहब भी गए होंगे। तो सिलोते साहब ने मुझे कहा कि म्यांमार की बॉर्डर पे हमारा सैनिक लगातार माओवादियों के साथ लड़ता है, और चाहे वो निवृत्त होने के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो वो पहले बाहर निकलता है। और वो अगर म्यांमार की बॉर्डर पे उसको एक गोली लग जाती है तो सरकार की एम्बुलेंस तो आती है, लेकिन उसको समय लगता है। और सरकार की एम्बुलेंस 76 किलोमीटर दूर से जब उस नीचे के क्षेत्र में जाती है तो पहुंचने में 3.5-4 घंटे लगते हैं, ज्यादा ही लगते होंगे। तो मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर हम जिला सैनिक बोर्ड करें, निवृत्त सैनिक का जो बोर्ड होता है अपना, तो जिला सैनिक बोर्ड करें तो बहुत अच्छी सुविधा होगी। हमारे सैनिकों की भी ये लगेगा कि अपने म्यांमार के पास जो हमारी छावनी है उस छावनी में अपनी एम्बुलेंस हो सकती है। तो हमने व्यवस्था की, तुरंत मणिपुर के लिए हमने एक एम्बुलेंस कर दी। मणिपुर के पश्चात मैं मणिपुर से रास्ते के मार्ग से नागालैंड गया, कोहिमा गया, और कोहिमा जाने के बाद मेरा जो प्रवास था वो हमारे कर्नल राजे आज आए नहीं है, थोड़ी बीमार है, और कर्नल राजे ने इसी पुस्तक में, शायद वो कहानी नहीं है लेकिन हम सब ने पढ़ी होगी, आप सब ने शायद वो उस परिवार को मिले होंगे। ये कारगिल की कहानी है, कॅप्टन केंगुरुसे की, तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल। और कैप्टन केंगुरुसे के घर जाना था, और नागालैंड के कोहिमा के उस जंगलों में कैप्टन केंगुरुसे का परिवार रहता है। शायद आप लोग गए होंगे, देखे हो नहीं नागालैंड में। और वहां पर हमारे तभी के मेजर जनरल पीसी नायर थे, जो आज के लेफ्टिनेंट जनरल है, और हमारे वहां पर जो राज्यपाल महोदय थे वो मुंबई से आते थे। हमारे पिताजी के साथ उनका राजनीतिक काम बहुत था, पद्मनाभ आचार्य जी जो वहां पर राज्यपाल थे। तो मैंने हमारे तभी के मेजर जनरल पीसी नायर जी को कहा कि मुझे नागालैंड आना है और कैप्टन केंगुरुसे के घर जाना है। तो उन्होंने अचंभित हुआ कि मुंबई में रहते हुए आपको कैप्टन केंगुरुसे की कहानी कैसे पता लगी। और कैप्टन केंगुरुसे की कहानी ये थी कि कारगिल की आखिरी चट्टान जो 18,000 फुट की ऊंचाई पे थी, वो आखिरी चट्टान करीबन 1,500 फुट की ऊंचाई पे, यानी 17,500 फुट की ऊपर की जो चट्टान चढ़ाई थी, वो बिल्कुल बर्फीली चट्टान पे। मैं देख रहा था कि ये बिल्डिंग अगर 20-25 मंजिल की है तो वो 18,000 मंजिल यानी 18,000 फुट ऊंचाई पे आखिरी 1,500 फुट की चट्टान को लांघने का काम जब उनको दिया गया तो बर्फ था, और बर्फीली चट्टान पे चढ़ते हुए उनके जूते फिसल रहे थे करके उन्होंने जूते फेंक दिए, और बगैर जूते के 1,500 फुट आखिरी यानी 17,500 फुट ऊंचाई पे आखिरी 1,000 फुट उन्होंने बगैर जूते के उस पर्वत को लांघ लिया। और लांघने के बाद जाते हुए बंकर को ध्वस्त किया। एक नहीं 7 बंकर उन्होंने ध्वस्त किए। उसके बाद जब केंगुरुसे शहीद हुए, उसकी कहानी तो ऐसी है कि सेना के जवान, आप तो जिंदगी और मौत तो हाथ पे लेके चलते हो, लेकिन जो लोग अपना कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, वो आप लोगों के वजह से जीवित है, जिसमें मैं भी आता हूं
और बाकी के लोग भी आते हैं। और वो कहानी सुनने के बाद जब मैं उनके घर गया, उसका शायद चित्र आपने यहाँ पर देखा होगा, तो उसके माँ को मिला, उसके पिताजी को मिला, तो उन्होंने कैप्टन केंगुरु से की कहानी जो वहाँ पर बयान की 1999 की, कारगिल की, उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि नागालैंड के लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। तो उनको मैंने पूछा तो उन्होंने यही बात कही कि हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं है, नागालैंड के कोहिमा में। ऐसे करते करते मैं नागालैंड से, कोहिमा से दीमापुर, फिर दीमापुर से जब हम सिक्किम गए, सिक्किम से उतरते हुए वापस हम जब दार्जिलिंग गए कलिम्पोंग होते हुए, तो दार्जिलिंग में भी लोगों का यही कहना था, जितने हमें प्रधान गुरुंग जो लोग मिले, सभी ने कहा कि हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है। इसके लिए पहले चरण में हमने मणिपुर किया, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम, और आने वाले साल भर में हमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और दार्जिलिंग के लिए एम्बुलेंस भेजनी है। मेरा ये सुनना था कि मैं इतने बड़े भव्य ऐसे प्रांगण में बैठा हूँ, विनय जी हमारे मित्र है, बहुत जिंदा दिली है, लेकिन मैंने इनको कॉपी दिखाई कि ये भाषण में एक एम्बुलेंस का उल्लेख करेंगे, लेकिन अपने कान में मेरे बोला था, जो मेरे को पता लगा, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था चाहे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और दार्जिलिंग, ये विटी स्कूल इंटरनेशनल से होगी, कि आज मैं जाहिर करता हूँ। क्योंकि जब हम सब ये बनाते हैं उसमें भी मेहनत होती है, परिश्रम होते हैं, लगन होती है, कठिनाई होती है, लेकिन ये सब हम कब कर सकते हैं, जब ये लोग अपना देश संभालते हैं। और ये करने की हिम्मत इनमें है, जो हिम्मत हम सब में नहीं थी। और इसके लिए इनकी जिंदा दिली की दाद देते हुए हम सबको वो काम करना है जो एक आम आदमी, एक आम नागरिक सिर्फ सोच सकता है। और जो क्षमतावान है, वो क्षमतावान लोगों ने ये सब कामों को पूरा करने का एक बीड़ा उठाने की आवश्यकता है। और इसके लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद आप कह सकते हो। दूसरा, फिनिक्स हॉस्पिटल, सौरभ संगोरे और शिल्पा संगोरे, इन्होंने कोरोना काल में बहुत मदद की। जितने सेना के लोग, जितने पुलिस के लोग, जितनों को हमने भेजा इनके अस्पताल में, इन्होंने इसकी सेवा की। और इसके लिए ऐसे नागरिकों का भी हम सम्मान करते हैं जिन्होंने देश सेवा में अपना योगदान दिया है। और इसके लिए जो हमारे कहानियों का सिलसिला है, वो आने वाले समय में जो हमारा हर साल का कार्यक्रम होता है, जो हम कपूर साहब, रानडे साहब, हम सब मिलके करते हैं, वो इस साल का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा है कि इस साल का कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री अनुमति देते हैं तो हमें वो दिल्ली करना है। और दिल्ली में जहाँ पर वॉर मेमोरियल बना है, उस वॉर मेमोरियल के वहाँ पर सैनिकों के सम्मान का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो अथर्व फाउंडेशन करता है, वो इस बार नई दिल्ली में हम सबको करना है। और इसके लिए जो मैंने कहा कि अथर्व फाउंडेशन न बल्कि सिर्फ सैनिकों के, शहीदों के परिवार के लिए कुछ करना है, लेकिन उनके घर में जो बेटियां हैं उनको भी पढ़ाने का लक्ष्य जो हमने रखा है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे बालाजी शिंदे है, कोरोना जैसे खत्म हुआ, पिछले कई दिनों से हिमाचल से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कोल्हापुर तक जो जवानों की बेटियां हैं, उनको हम कंप्यूटर का वितरण करते हैं। उनके घर घर में जाके, मेरे व्यस्त कामों की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बालाजी शिंदे और हमारी टीम जम्मू कश्मीर से जो बेटियों की सूची हमने बनाई है, उस सूची के अनुसार उन बेटियों को कंप्यूटर वितरण करने का काम लगातार बालाजी शिंदे और हमारी टीम करती है। और मुझे लगता है कि ये हमारे कामों की वजह से महाराष्ट्र में शहीद होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार के लिए पहले 8.5 लाख रुपयों की राशि अनुदान के रूप में मिलती थी। हम सबको पता होगा कि ये 8.5 लाख रुपए जब मिलते थे और शहीदों के परिवार के घर में हम जब जाते थे तो माँ रोती थी, पिताजी रोते थे, ये कहते थे कि पत्नी है लेकिन पत्नी हमको वो अनुदान का हिस्सा नहीं देती। कहीं कहीं पर ऐसा होता था, जवान बहुत ही युवक होता था, 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, और 21 साल की उम्र में शहीद हो जाता था। उसकी शहादत ऐसी होती थी कि अशोक चक्र मिल जाता था।
लेकिन घर में माँ और पिताजी और छोटा भाई होता था। तो हमने ये तय किया, आदरणीय तभी के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने कहा कि 8.5 लाख रुपयों में हमारा शहीद परिवार बहुत कठिनाई से जिंदगी जीता है। तो उन्होंने पहले कार्यक्रम में 8.5 का 25 लाख किया। दूसरे कार्यक्रम में मैंने कहा कि हरियाणा में तो 1 करोड़ रुपयों की लागत की अनुदान की बात हुई है, उन्होंने तुरंत उसको 50 किया। और 2019 के हमारे षणमुखानंद के कार्यक्रम में हमने उसको 1 करोड़ रुपयों की राशि की निधि हमारे शहीद परिवार के लिए कर दी। और ये 1 करोड़ रुपयों का कोई मोल नहीं होता, शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हमारे शहीद परिवारों के घर में कम से कम एक छोटी मदद हो जाती है। लेकिन कभी कभी मैं जब सुनता हूं कि हमारे लेफ्टिनेंट की पोजीशन आज भी खाली है, ऑफिसर कैटेगरीज में आज भी हमारा नौजवान सेना में भर्ती होना नहीं चाहता है, और ये नहीं चाहता है, इसका कारण है हमारी स्कूलों की शिक्षा, जिससे हमको अपनी स्कूलों से इसकी शुरुआत करनी है। हम चीन को देखे, जर्मनी को देखे, फ्रांस को देखो, अमेरिका को देखो, इजराइल की बात ही और है। और आज विशेष रूप से मैंने 100 लोग बुलाए। आपको तो पता है कि हम 15,000 20,000 लोगों का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये देख के भी मन में कभी कभी दुख होता है कि जब मैं मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ, जब हमारे सीडीसी के चीफ तभी के जनरल बिपिन रावत साहब को जब मैं मिला, 13 फरवरी 2019 को जब मैं मिला, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ। 13 फरवरी को जब मैं मिला तो उन्होंने यही बात कही कि स्कूलों में, कॉलेज में ये बताने की आवश्यकता है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है, कि भारत एक राष्ट्र में आज की पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि अपना देश अगर सुरक्षित रहेगा, अपना देश एक शक्तिशाली होगा अगर आज की पीढ़ी को अपना देश समझ में आएगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक नौजवान को ग्रेजुएट होने के पश्चात लगता है कि मेरे हाथ में वीज़ा आ जाए और मैं अमेरिका चला जाऊं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर कारोबार करता है, उद्योग करता है, उसको लगता है कि मेरे पास हजारों करोड़ रुपए आ जाए और मैं देश का सबसे बड़ा श्रीमंत बनूं। लेकिन उन सभी को मेरी विनती यह है कि देश शक्तिशाली कब बनता है, तब देश का, सेना का जवान अपने दिल से अपने देश के लिए लड़ता है, और देश के लिए लड़ते लड़ते जब वो शहीद होता है तो उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर मैं चला भी गया तो ये पूरा देश मेरे परिवार के साथ खड़ा रहेगा, ये पूरा देश मेरे परिवार के लिए अगर उसके ऊपर कोई संकट आए तो खड़ा रहेगा। ऐसी सोच रखने वाला ये देश अपने को खड़ा करना है। और इसके लिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्कूलों की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा जब पूरी होती है तो इजराइल के जैसा कम से कम 1 साल का मिलिट्री का ट्रेनिंग ये आवश्यक होने की आज हिंदुस्तान में गरज है। और 2024 को आज मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उल्लेख आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए निश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में ग्रेजुएट होता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, लड़की होगी तो कम से कम 6 महीने, लड़का होगा तो 1 साल, कम से कम मिलिट्री की ट्रेनिंग अगर हासिल करते हैं तो देश में जो आज हम देखते हैं कि डिसिप्लिन की आवश्यकता है, जो देश में लगता है कि नियम और कानून की व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला समाज भी आस्ते आस्ते बढ़ता है, तो ये समाज के लिए एक योग्यता हो, ये समाज के लिए एक नियम हो, ये समाज कानून के दायरे में अपना काम करे। इसके लिए 1 वर्ष का मिलिट्री का ट्रेनिंग हमने अपने ग्रेजुएट्स को देने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं? तो इसकी शुरुआत हमने छोटे छोटे बच्चों को हमने ये सिखाने की आवश्यकता है कि अपना देश क्या है। एक आखिरी सिर्फ बात आपको बताता हूँ कि शायद आप में से बहुत सारे लोग, विनय जी तो गए होंगे, हमारे सेना के जवान भी गए होंगे, लंदन में एक कनेरी वॉर्फ करके पोर्ट है, किसी ने देखा है, सुना है? ये कनेरी वॉर्फ जो पोर्ट है, ये जब 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने पोलैंड को खत्म करने के लिए, यह पहले ब्रिटिश के साम्राज्य का सबसे बड़ा पोर्ट था कनेरी वॉर्फ, उसको ध्वस्त कर दिया। क्योंकि कनेरी वॉर्फ अगर चले जाओगे तो वहां से उस समुद्र के पार करते हो तो आपको दिखाई देता है कि पोलैंड शहर दिखता है। तो पोलैंड पे अगर ब्रिटिश पोलैंड पे आएंगे और जर्मनी के खिलाफ अगर काम करेंगे युद्ध में, तो पोलैंड को पहले ध्वस्त करना पड़ेगा, ये हिटलर को समझ में आया था। तो जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उन्होंने कनेरी वॉर्फ को ध्वस्त कर दिया। 1944-45 में हिरोशिमा नागासाकी हुआ, वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। 1945 में ब्रिटिशों को यह पता लगा कि अपना ये सबसे बेहतरीन ऐसा पोर्ट है, बंदर है, उसको हिटलर ने खत्म कर दिया। 1945 से लेकर 1985 तक 40 वर्ष तक ब्रिटिशों ने उसके ऊपर काम किया, क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और 1985 में उन्होंने उस पोर्ट को नए सिरे से बांधना शुरू किया। करते 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 2003 में उसका पहला चरण पूरा हुआ। साधारण 2013-14 में 2 बार लगातार मैं वहां पर गया। एक बार गया तो देखने के लिए गया, जानकारी मिली करके। 2015 में जब गया, जब मेरे पास आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में मुंबई पोर्ट का काम था, तो मैं मुंबई पोर्ट के माध्यम से वहां पर देखने गया। तो कनेरी वॉर्फ में एक जगह पे मैं रहता था, तो वहां से सुबह 6:30 बजे उठ के मैं उस बंदर को देखने जाया करता था अंदर समुद्र में। साधारण 7:30 पौने 8 बजे मैं मेरा राउंड खत्म करके जब आता था, तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बस में से एक बिल्कुल ऐसा ऊंचा पूरा व्यक्तिमत्व वाला एक आदमी एक 15-20 छोटे छोटे बच्चों को लेके पूरा पोर्ट का इलाका घुमाता था। और वहां पर का जो टेम्परेचर था वो था -6 डिग्री में। बिल्कुल सुबह 7-7:30 बजे लगातार मैंने 2-3 दिन देखा, एक बिल्कुल ऐसा 6-6.5 फुट का एक आदमी 10-15 छोटे छोटे बच्चों को, एकदम बिल्कुल पहली दूसरी तीसरी कक्षा के छोटे बच्चों को लेके वहां पर ऐसे घुमाता था। पूरा पार्क का इलाका, पोर्ट का इलाका आधा घंटा घुमाता था, बस में बिठा के लेके जाता था। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो तीसरे दिन मैं उसके पीछे 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 चला गया। तो वो उनको हाथ पकड़ के सब दिखाता था। ये पोर्ट का पहला हमला यहाँ पर हुआ था, ये 1940 का एक प्लाक था, वो दिखाता था। फिर हमारे कितने सैनिक शहीद हुए वो दिखाता था। फिर आगे वहां पर उनका एक मेमोरियल बना था। ऐसी सब जगहें दिखाते 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 वो बच्चों को सिखाते सिखाते बस में बिठा के लेके जाता था। तो मैंने उसको पूछा एक दिन कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि माय नेम इज अर्नोल्ड, ऐसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जैसा, वो भी अर्नोल्ड था। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं भी कमीशन्ड आर्मी में हूं, मैं ब्रिटिश के लिए कमीशन्ड आर्मी में हूं और मैं WWF का चैंपियन भी हूं, देखो। तो मैंने कहा ये क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं करोड़ों पाउंड कमाता हूं, मैं हमारी ब्रिटिश आर्मी की सेवा भी करता हूं कमीशन करके, और इन बच्चों को मैं ये सिखाता हूं कि अपने ब्रिटिश का इतिहास क्या था, हिटलर ने पोलैंड पे हमला करते हुए अपने को ध्वस्त क्यों किया था, और इन बच्चों को सिखाता हूं कि अपने देश के लिए क्या करना है, और अपने देश का जो ध्वज है, जो ब्रिटिश का ध्वज है, वो उनको सिखाता हूं, ये वॉर मेमोरियल दिखाता हूं, ताकि आज ये पहली कक्षा में है, जब ये 15 वर्ष हमारे देश को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इनके दिल में हमारे देश के लिए एक ऐसा, उनके हृदय में एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि इनको लगेगा कि मेरे देश के लिए अगर मैं तैयार हो गया हूं तो मैं इनके लिए काम कर सकता हूं। अब मैंने वो अर्नोल्ड का नंबर रखा, तो मैंने कहा कि अभी ये जब युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन रशिया का, तो मैंने अर्नोल्ड को फोन किया पूछने के लिए कि किधर हो, कैसे हो, क्या हो। तो फोन नहीं, उसका जवाब नहीं, कुछ नहीं। 10 दिन के बाद उसका जवाब आया, आफ्टर 10th डे, आई एम इन खार्किव, बस उतना ही, 1 लाइन। तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, कि मैंने कहा ये खार्किव में है तो छोड़ दो उसको। और 10-15 दिन के बाद उसका डिटेल्ड मैसेज आया
कि जो सीक्रेट कैंप के ऊपर ब्रिटिश गए हैं उसमें मेरा काम चल रहा है. इवन दो आई मे नॉट कम बैक, बट आई एम डूइंग सर्विसेज फॉर माई कंट्री. विचार करो, ये अपने देश में ये भावना जागरूक होने की आवश्यकता है. और इसके लिए आज के कार्यक्रम के आए हुए हमारे भारतीय सेना के सभी सैनिकों को मैं वंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ. और हमारे निवृत्त सैनिक जो भी हमारे मित्र यहाँ पर है, सबके नाम के उल्लेख मैंने किए, लेकिन जिनका उल्लेख नहीं किया होगा उनका मैं क्षमा चाहता हूँ. लेकिन आपके कामों की चर्चा ये आपके नाम से ज़्यादा होती है, इसके लिए आपको भी मैं वंदन करता हूँ. आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि अथर्व के ऐसे सभी के कार्यक्रम में आप लगातार आते हो, हमारा हौसला बढ़ाते हो. और हमारा ये काम जब तक हम जीवित है, आप लोगों के लिए हमारा ये काम समर्पित भावना से चलता रहेगा. इसी के साथ पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.